नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमडी एकेडमी में मैं अमन तिवारी स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के कार्य एवं उनके शक्तियां। ठीक है, तो अभी तक हमने भारत के राष्ट्रपति संबंधी अनुच्छेद भाग का अध्ययन कर लिया है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। इससे पहले हमने जितना भी वीडियो बनाया, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो लिंक हमने दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लेना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। चलिए देखते हैं, हमारा हेडिंग है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे संसद को। ठीक है, सबसे पहले हम क्या जानेंगे? संसद। तो यहां से पहला क्वेश्चन हमारा उठता है, संसद किनके मिलने से संसद का निर्माण होता है, यानी कि किन किन चीजों से मिलकर किनके मिलने से संसद का निर्माण होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां हुआ। तो अगर हमें पता रहेगा कि किनके मिलने से संसद का निर्माण होता है तो हम इसको बता देंगे। पता ही नहीं रहेगा तो कैसे बताएंगे? तो हम पहले यही जानेंगे कि संसद का निर्माण किससे होता है। तो जो संसद है इसका निर्माण होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक, यानी कि इन तीन चीजों के मेल से संसद का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए जानते हैं संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो संसद का उल्लेख आर्टिकल नंबर 79, आर्टिकल नंबर 79 में हमारे संसद का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद हमारा है राज्यसभा। तो राज्यसभा का उल्लेख किसमें किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 80 में। फिर उसके बाद लोकसभा, तो लोकसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका हो जाएगा 81। फिर उसके बाद राष्ट्रपति, तो हमने बता दिया राष्ट्रपति पद का उल्लेख आर्टिकल नंबर 52 में किया गया है। अगर हमको संसद, राज्यसभा, लोकसभा को याद करना हो, किस तरह याद करना हो कि संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में, राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में और लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो इसके लिए सिंपल सी बहुत ही छोटी ट्रिक है। क्या है? सरला। ठीक है, सरला का नंबर क्या है? सरला का नंबर क्या हमारा? 79, 80, 81। ठीक है, अगर आपको याद नहीं होता, याद करना हो तो सिर्फ इतना ही याद करना। सरला का नंबर क्या है? 79, 80, 81। सात से क्या हो गया हमारा? संसद का उल्लेख किसमें है? 79। राज्य से क्या हो गया? राज्यसभा का उल्लेख किसमें है? 80। और लास्ट से क्या हो गया हमारा? लोकसभा। तो लोकसभा का उल्लेख किसमें है? 81। तो हो गया हमारा सरला का नंबर क्या है? 99, 19, 79, 80, 81। आगे का चार कुछ भी ले लो और लास्ट का 79, 80, 81। ये हो गया हमारा संसद, राज्यसभा, लोकसभा, आर्टिकल याद हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा संसद। अब हम आइए जानते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। ठीक है, तो ये पहला हमारा पॉइंट है संसद, जो क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला शांतिकालीन शक्तियां और दूसरा अशांतिकालीन शक्तियां। ठीक है, पहला किसमें? पहला हमारा शांतिकालीन शक्तियां और दूसरा क्या हमारा? अशांतिकालीन शक्तियां। ठीक, तो राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य को दो भागों में डिवाइड किया गया है, शांतिकालीन शक्तियां एवं अशांतिकालीन शक्तियां। तो जो हमारा शांतकालीन शक्तियां है इसको पहले 5 भागों में डिवाइड किया गया है और जो अशांतकालीन शक्तियां है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है।
तो हम पहले सांधिकालीन शक्तियां जान लेते हैं। सांधिकालीन शक्तियां जो 5 भागों में डिवाइड है, इसमें पहला है हमारा विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां, और दूसरा है हमारा कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, ठीक। और तीसरा है हमारा सैन्य संबंधी शक्तियां। तीसरा क्या हमारा सैन्य संबंधी शक्तियां, सैन्य संबंधी शक्तियां। और चौथा है हमारा नियुक्ति संबंधी शक्तियां, नियुक्ति संबंधी शक्तियां, ठीक। और जो पांचवा और आखिरी है वह है हमारा वित्तीय शक्तियां, ठीक, वित्तीय शक्तियां। तो जो पहला राष्ट्रपति की सांधिकालीन शक्तियां हैं उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। विधायी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, सैन्य संबंधी शक्तियां, नियुक्ति संबंधी शक्तियां और वित्तीय शक्तियां, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति की 5 सांधिकालीन शक्तियां हो गई। अब हम अगला जानेंगे राष्ट्रपति की असांधिकालीन शक्तियां। अब हम जानेंगे राष्ट्रपति की असांधिकालीन शक्तियां। तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला है हमारा राष्ट्रपति शासन, ठीक। दूसरा है हमारा राष्ट्रीय आपात, और तीसरा है हमारा वित्तीय आपात, ठीक। तो ये होगी राष्ट्रपति की असांधिकालीन शक्तियां, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा राष्ट्रीय आपात, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 352 में राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल नंबर 356 राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल नंबर 360 वित्तीय आपात, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 52 राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल नंबर 56 राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 वित्तीय आपात, ठीक है। तो ये होगी राष्ट्रपति की सांधिकालीन शक्तियां और असांधिकालीन शक्तियां, ठीक है। तो अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रपति की सांधिकालीन शक्तियों में विधायी शक्तियां। तो आइए पहले इसको क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद जानते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले विधायी शक्तियां, ठीक है। पहला विधायी शक्तियां, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे विधायी शक्तियां। तो जो मैंने संसद को पहले तो बता ही दिया, अब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। विधायी शक्तियां में सबसे पहले आर्टिकल 80 का उल्लेख किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 80, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि, लिखते हैं तो जानते हैं, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये तो सबको पता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वह कौन कौन से क्षेत्र से उनको चुनता है, ठीक है। तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति 5 कैटेगरी से चुनता है। जैसे कि पहला कला के क्षेत्र से, ठीक है। 12 सदस्यों को 5 क्षेत्रों से चुनता है। तो सबसे पहले कला के क्षेत्र से, दूसरा शांति के क्षेत्र से, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा हमारा विज्ञान के क्षेत्र से, चौथा है हमारा साहित्य के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से। फिर उसके बाद जो पांचवा है हमारा, पांचवा है अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 80 के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और इन 5 कैटेगरी से, कला, शांति, विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो इन 5 क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 85।
हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों में कार्य में पहला विधायी शक्ति है, तो इसमें सबसे पहले आर्टिकल 80 का उल्लेख है, फिर उसके बाद हमारा उल्लेख है आर्टिकल नंबर 85 का। ठीक है, तो एक जानते हैं आर्टिकल नंबर 85। आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति संसद की बैठक की मंत्रणा बुला सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद की बैठक की मंत्रणा को बुला सकता है, बुला सकता है। ठीक है, बुला सकता है। और प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया आर्टिकल नंबर 85। इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद की बैठक की मंत्रणा को बुला सकता है, साथ ही साथ वह चाहे तो प्रधानमंत्री के परामर्श के साथ जो लोकसभा है उसको भंग कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद आर्टिकल नंबर 86। आर्टिकल नंबर 86 में क्या उल्लेख किया गया, तो आइए अब उसको जानते हैं। उसका उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति संसद में एक अभिभाषण देगा और वह अपनी मर्जी से देगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 86 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वह संसद में एक भाषण देगा और वह भाषण वह अपनी मर्जी से देगा। ठीक है, अपने मन से वह भाषण देगा। आर्टिकल नंबर अब आई जानते 87। आर्टिकल नंबर 87 में क्या उल्लेख किया गया है, तो इसमें उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति संसद में एक अभिभाषण देगा और उसे यह कैबिनेट द्वारा लिखित प्राप्त होगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें जानते हैं दोनों पॉइंट सेम है, सिर्फ इसमें अंतर क्या है मैं बता दूं। जो आर्टिकल नंबर 86 है इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद में एक अभिभाषण देगा और वह अपनी मर्जी से देगा। ठीक है, अपने मन से देगा। और फिर उसके बाद जो 87 है इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद में एक अभिभाषण देगा, लेकिन वह देगा जो उसे कैबिनेट द्वारा लिखित और प्राप्त होगा। 86 के तहत अपनी मर्जी से देगा, 87 के तहत उसको कैबिनेट द्वारा लिखित प्राप्त होगा, अभिभाषण वह उस देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 86 और 87। अब हम इसके बाद जानेंगे 108, आर्टिकल नंबर 108। ठीक है, चलिए अब आइए जानते हैं आर्टिकल नंबर 108। आर्टिकल नंबर 108, इससे क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अभी तक राष्ट्रपति ने 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया है। कितनी बार अभी तक राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुलाया है? 3 बार। तो मैं उसको भी बताऊंगा। आइए जानते हैं कि 3 बार क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया है। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति जी ने बुलाया था संयुक्त अधिवेशन वह 1961 ईस्वी में बुलाया था। कब? 1961 ईस्वी में बुलाया था। किस तहत बुलाया था? दहेज प्रथा अधिनियम के तहत। ठीक है, किसके तहत? दहेज प्रथा अधिनियम। दहेज प्रथा अधिनियम के तहत राष्ट्रपति जी ने
1961 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन बुलाया था। ठीक है, सेकंड अधिवेशन कब बुलाया था राष्ट्रपति जी ने? सेकंड अधिवेशन था 1971। किसके तहत बुलाया था, किस लिए बुलाया था? तो यह था बैंकिंग अधिनियम। ठीक है, यह बैंकिंग अधिनियम था, बैंकिंग अधिनियम। बैंकिंग अधिनियम के लिए राष्ट्रपति जी ने 1971 ईस्वी में सेकंड जो संयुक्त अधिवेशन था, सेकंड संयुक्त अधिवेशन बुलाया था। अब आइए जानते हैं तीसरा संयुक्त अधिवेशन किस लिए कब बुलाया गया था। तो तीसरा संयुक्त अधिवेशन हमारा 2000 संयुक्त तीसरा हमारा था 2002 संयुक्त अधिवेशन पोटा कानून अधिनियम। क्या था? पोटा कानून अधिनियम। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी ने 3 अधिनियम को बुलाया था। ठीक है, सबसे पहला हमारा है 1961 दहेज प्रथा अधिनियम, सेकंड नंबर है 1971 बैंकिंग अधिनियम एंड थर्ड है हमारा 2002 पोटा कानून अधिनियम। तो ये तीनों संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति जी ने अनुच्छेद 108 के तहत जो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, अभी तक उन्होंने 3 अधिवेशन बुलाया है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसके बाद हम जानेंगे अगला, इसको पहले क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद हम इसके बाद जानेंगे आर्टिकल नंबर 111। ठीक है, 111 क्या है? 111 3 टाइम 1। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 111 इसके तहत राष्ट्रपति जी किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। जैसे कि कोई विधेयक हुआ, लोकसभा, राज्यसभा, संसद कहीं से कुल से वो पारित हो गया, कुल से उसमें जो संशोधन था सब लोगों ने देखा, चेक किया, अब लास्ट में राष्ट्रपति जी की साइन होती है तो उसके बाद वो पारित होता है। तो सब लोगों ने अपना चेक करके भेजा राष्ट्रपति जी के पास। अगर उनको उसमें कुछ भी कमी लगी तो अब उस अधिवेशन को पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। आर्टिकल में 111 के तहत राष्ट्रपति ठीक, आर्टिकल नंबर 111 राष्ट्रपति जी किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे आर्टिकल नंबर 331 331। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। ठीक, आर्टिकल नंबर 331 के तहत राष्ट्रपति जी आर्टिकल नंबर 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला राष्ट्रपति की विधायिका संबंधी शक्तियां। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। ठीक है, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं तो आगे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम दूसरा, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। लेकिन इससे पहले मैंने आपको पहला राष्ट्रपति की विधायिका संबंधी शक्तियां में एक आर्टिकल नहीं बताया था, वह था आर्टिकल 123। इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो यह थोड़ा मिसिंग हो गया था, अभी आ गया। तो ये है हमारा पहले में विधायी शक्तियां। अब हम दूसरा जानेंगे, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। ठीक है, तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में
इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे आर्टिकल नंबर 53 के साथ। ठीक है, आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल नंबर 53 में जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति के हाथों में निहित है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका ठीक है, तो हो गया हमारा आर्टिकल 53। क्या है? जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति जी के हाथों में निहित है। इसका विस्तार राष्ट्रपति जी के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, अब हम अगला जानेंगे आर्टिकल नंबर 73। ठीक है, आर्टिकल नंबर 73, इसमें कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 73 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जाएगा। ठीक, 73 क्या है? संघ की जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति है उसका विस्तार किया जाएगा। पहला, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार तो किया जाएगा और जो शक्ति है वह राष्ट्रपति के हाथों में निहित है। विस्तार आर्टिकल 73 के तहत किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम जानेंगे आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल नंबर 74 है कि हमारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करता है। ठीक, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करता है। ठीक है, अब उसके बाद हम जानेंगे आर्टिकल नंबर 75। आर्टिकल नंबर 75 क्या है? तो इसमें राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के और पीएम के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सबसे पहले तो आर्टिकल नंबर 75 के तहत राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। फिर प्रधानमंत्री जी के परामर्श से जो अन्य मंत्री हैं उनका भी चयन किया जाता है, उनकी भी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब आए जानते हैं आर्टिकल नंबर 76। 76 क्या है? इसमें भारत के महान न्यायवादी का वर्णन किया गया है। ठीक है, भारत के महान न्यायवादी वर्णन किया गया है। ठीक, आर्टिकल नंबर 76 के तहत भारत के महान न्यायवादी का वर्णन किया गया है। वर्तमान समय में भारत के महान न्यायवादी कौन है? तो वर्तमान समय में भारत के महान न्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। ठीक, के वेणुगोपाल वर्तमान समय में भारत के महान न्यायवादी है। ठीक है, अब उसके बाद हम जानेंगे आर्टिकल नंबर 77। चलिए जानते हैं आर्टिकल नंबर 77 क्या है हमारा। आर्टिकल नंबर 77, संघ में जो जितने भी कार्य होंगे, संघ में जो भी कार्य होगा, जितना भी कार्य होगा वह राष्ट्रपति जी के नाम पर ही होगा। ठीक है, संघ में जितने कार्य होंगे
कार्य होंगे वह राष्ट्रपति जी के नाम पर होंगे। ठीक है, अब उसके बाद आए जानते हैं आर्टिकल नंबर 78। आर्टिकल नंबर 78 कहता है कि जो भी शासन से संबंधित समस्त सूचनाएं हैं प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी को देते हैं। ठीक है, शासन से संबंधित समस्त सूचनाएं शासन से संबंधित समस्त सूचनाएं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। ठीक, तो आर्टिकल नंबर 78 कहता है कि जो शासन है उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां रहेंगी, जितनी भी सूचनाएं रहेंगी, वह राष्ट्रपति जी को प्रधानमंत्री जी बताते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आज की वीडियो में पढ़ा राष्ट्रपति जी की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, दूसरा था, पहला था हमारा विधायी शक्तियां, हेडिंग थी हमारी भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। तो ये था हमारा पार्ट 1। हम कल आएंगे पार्ट 2 के साथ। अभी 3 शक्तियां बाकी थी, उसको पढ़ेंगे, फिर शांतिकालीन शक्तियां पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हमारे चैनल से जुड़े रहिए।